नमस्कार, मी आहे नामदेव कांबळे. JMA न्यूज बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत आहे. आपण पाहत आहात JMA न्यूज. बातमीपत्रात सर्वप्रथम आपण पाहणार आहोत हेडलाईन्स. आरटीआय ऍक्टिव्हिस्ट अनिल गलगली यांची JMA न्यूजला मुलाखत. आज दुपारी 2:30 वाजता प्रणव मुखर्जी यांच्या पार्थिवावर होणार अखेरचा निरोप. परीक्षा ऑनलाईन घेणार, घरी बसून परीक्षा देण्याची करणार व्यवस्था. ई पास रद्द, सरकारकडून अनलॉक 4 च्या गाईडलाईन्स केल्या जाहीर. राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या 8 लाखाच्या वर, तर दिवसभरात 184 मृत्यू. माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 हा कायदा काय आहे, आपण गेल्या 3 आठवड्यापासून आमच्या JMA न्यूज वर आपण पाहत आहात. गेल्या आठवड्यामध्ये आरटीआय ऍक्टिव्हिस्ट अनिल गलगली यांच्याकडून आपण जाणून घेतलं कोणती माहिती मिळू शकते, कोणती माहिती मिळू शकत नाही. या संदर्भात अनिल गलगलींनी चांगल्या पद्धतीने आपल्याला मार्गदर्शन केलेलं आहे. तर आज हा आपल्या 4थ्या एपिसोड मध्ये पुन्हा एकदा अनिल गलगली आपल्या स्टुडिओ मध्ये आलेले आहेत. तर आता ते काय सांगणार आहेत पुन्हा आपण जाणून घेणार आहोत माहिती अधिकार कायद्याबद्दल. दर्शकों, एक बार फिर नमस्कार. हमारा विशेष कार्यक्रम सूचना का अधिकार किस तरह हम पाए और किस तरह हम जाने. हमारे विशेष कार्यक्रम में आज फिर हमारे स्टूडियो में आरटीआई के एक्टिविस्ट अनिल गलगली पहुंचे हैं. आज यह हमारा आज का आखिरी एपिसोड है और जाहिर तौर पर तीनों एपिसोड जो आपने देखा होगा बिल्कुल आपके दिमाग में इतने आसान तरीके से अनिल गलगली जी ने जो विषय को समझाया है, जाहिर तौर पर मुझे पूरा यकीन है कि आपके समझ में आ गया होगा. अब ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी एपिसोड है. अनिल जी, हमने देखा है कि सरकारें सूचना के अधिकार आरटीआई की धार को कम करने की कोशिश कर रही है. दूसरा मेरा सवाल, बहुत से ऐसे आरटीआई कार्यकर्ताओं पे आरोप लगे हैं कि ये आरटीआई के नाम पर धन उगाही का कारोबार करते हैं. और तीसरा मेरा आखिरी सवाल, कहीं न कहीं हमने देखा है कि विगत 2003 से अब तक 2022 के अंतर्गत काफी आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या भी कर दी गई है. इस विषय में आपकी क्या राय है? देखिए कि जब भी इस देश में जब कानून आया, इस कानून आने के बाद लोगों ने सरकार से सवाल पूछना शुरू किया, राजनीतिक दल एक्सपोज हुए, कई लोग इस पूरे मामले को लेकर उनकी राजनीतिक करियर भी खत्म हुआ. कहीं ना कहीं तो जो सरकार होती है, जब वो सरकार विपक्ष में रहती है तब आरटीआई के पक्ष में रहती है, और जब सत्ता में आती है तो आरटीआई के खिलाफ होती है. ये पूरे देश में चल रहा है. आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, लेकिन जब विपक्ष में थी तो हमारे साथ थी, और कांग्रेस पार्टी विपक्ष में हमारे साथ है. भले ही कांग्रेस पार्टी ने आरटीआई लाने का दावा किया है, मगर वो भी एक जमाने में आरटीआई में जो अलग अलग संशोधन हुए, जो बदलाव हुए, कहीं ना कहीं उसकी धार को खत्म करने की कोशिश की. उसमें चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, हर एक पार्टी का अपना अपना योगदान है. जब भी इस तरह की बात होती है कि आरटीआई को हमने लाया, ये साफ झूठ है. सबसे पहले कि किसी भी सरकार ने, किसी भी पार्टी ने आरटीआई को लाने की कोशिश नहीं की. जन आंदोलन करने पड़े, दबाव बनाना पड़ा, तब जाके आरटीआई का कानून सरकार ने हमें दिया. ये कोई हमारे पर उपकार नहीं किया, मेहरबानी नहीं की, क्योंकि आज देश की जनता जानना चाहती थी कि सरकार क्या कर रही है. जो हमारे नगर सेवक, एमएलए और एमपी को फंड मिलता है, या सचमुच में उसका खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे कागज पर ही काम हो रहा है. ये सवाल पूछना, जानकारी मांगना, अगर आपने हमें दिया है तो सॉरी, या आपने नहीं दिया, लोगों ने आपसे लिया है. आज देश में जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट अपने अपने स्तर पर आरटीआई की धार को कमजोर करने के लिए इसलिए कोशिश कर रही है क्योंकि उन्हें डर लगता है, क्योंकि कहीं हमें डस न ले, हमारी पोल न खोल दे, हमें एक्सपोज न कर दे. तो इसके लिए जो डर बना हुआ है, वो डर की वजह से उसकी धार को कम करने की कोशिश हो रही है. दूसरी बात कि पिछले कई सालों में आरटीआई के प्रचार और प्रसार में सरकार ने धन नहीं खर्च किया है. दूरदर्शन में एक जानने का अधिकार कार्यक्रम आ रहा था, उसे बीच में रोकने का काम किया, लेकिन दबाव के बाद, लगातार आरटीआई के बाद सरकार ने उस कार्यक्रम को शुरू किया. आज स्थिति अलग है. कई सारे लोग आरटीआई को लेकर
अलग अलग प्रकार का काम करते हैं। मगर आरटीआई क्या होती है? जब भी इस तरह की ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हैं, बोलते कि फला फला लोग आरटीआई से ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, धन उगाही कर रहे हैं, तो ये साफ गलत है। मेरा मानना है कि आरटीआई इस देश में क्यों आया? जो आपने भूतकाल में गलती की उसे आप सुधारे, वर्तमान में गलती से बचे और भविष्य में गलती करने की नहीं सोचे। यही आरटीआई के 3 सबसे बड़े इश्यूज हैं। लेकिन जो गलत करते थे उन्हें अब भी गलती करना है, जो वर्तमान में गलतियां कर रहे हैं उसे और गलतियां करना है, और भविष्य की प्लानिंग को लेकर बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। ब्लैकमेलिंग कौन होता है? जब आप किसी की शिकायत करते हो, अगर आदमी सही हो, उसने सभी कानून के तहत काम किया हो, तो ब्लैकमेलिंग की बलि नहीं चढ़ेगा। और जो आदमी गलत होता है, जो कानून का उल्लंघन करता है, वही व्यक्ति ब्लैकमेलिंग होता है और वही ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाता है। मेरा मानना है कि जब इस तरह की स्थितियां आती है, जैसे कि किसी बिल्डिंग में किसी ने इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम किया, किसी ने उसकी आरटीआई डाली या शिकायत की, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। कानून के तहत अगर उसके पास प्लान हो तो उसे वो अमेंडमेंट प्लान करके उसे ऑथराइज कर सकता है, उसके लिए उसे बड़ी रकम चुकानी पड़ती है। मगर व्यक्ति क्या करता है, महापालिका या सरकार के पास जाने के बजाय उस कार्यकर्ताओं को पैसे का प्रलोभन देता है, या एन प्रकार उसे दबाने की कोशिश करता है या उसे फंसाने की कोशिश करता है। इन तीनों के तीनों तरीके देखेंगे, उसमें एक तरीके में स्वयं वो शामिल होता है, और दूसरे तरीके में कुछ कार्यकर्ता शामिल होते हैं, और तीसरे तरीके में सरकारें शामिल होती है। तो मेरा मानना है ये 3 तरीके करने के बजाय अगर वो अपनी गलती को सुधारता है तो निश्चित तौर पर कोई भी व्यक्ति ब्लैकमेलिंग नहीं होगा, और सरकार के पास पैसे भी जमा होंगे और उसका स्ट्रक्चर ऑथराइज भी होगा। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ अमिताभ बच्चन का। जब अमिताभ बच्चन ने डिंडोशी में अपने बंगलोज में इस तरह इलीगल निर्माण किया तो उसे एक्सपोज किया गया। अमिताभ बच्चन के अलावा ऐसे 8 लोग थे जिन्होंने प्लान के मुताबिक काम नहीं किया, तो उसके बाद उसे नोटिस जारी हुई। क्या अमिताभ बच्चन ने आज तक बोला है कि मुझे किसी ने ब्लैकमेलिंग की है? अमिताभ बच्चन ने क्या किया, अपने आर्किटेक्ट के जरिए अमेंडमेंट प्लान डाला, और उस अमेंडमेंट प्लान की उसे कितनी फीस अदा करनी पड़ी? दर्शकों, 9 करोड़ रुपए उसने पे किए। कितने? 9 करोड़। अमिताभ बच्चन और 8 लोगों ने। कोई अमिताभ बच्चन की वजह दूसरा कोई व्यक्ति होता, वो किसी व्यक्ति को बुलाता, उसे सेटलमेंट करता और उस मामले को रफा दफा करने की कोशिश करता है। पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कोई भी मामला कभी भी रफा दफा नहीं होता है। 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए कार्रवाई रुकती है, और हमेशा उस पर तलवार लटकती रहती है। तो मेरा मानना है कि इस तरह के ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाने वाले खुद अपने गिरेबान में झांके, क्योंकि जब हमने सरकार से सवाल पूछा था कि इस राज्य में, महाराष्ट्र में कितने लोगों के खिलाफ आपके पास शिकायत आई, कितने लोगों पर आपने एफआईआर दर्ज किया और कितने लोगों को आपने सजा दिलाई, तो हमें सरकार ने क्या जवाब दिया? हमारे पास आज तक किसी आरटीआई कार्यकर्ता ने ब्लैकमेलिंग करने की शिकायत किसी ने भी नहीं की। सरकार के पास ही अगर शिकायत नहीं है तो आप किस तरह का आरोप लगा सकते हो? निश्चित तौर पर कुछ जगहों पर, कुछ स्थानों पर इसका मिसयूज हो रहा है, और मिसयूज होने का कारण क्या है? क्योंकि आपने खुद मिसयूज हो चुके हैं, आपने खुद गलती की है। तो मेरा मानना है कि लोग गलती से सुधरे, गलती नहीं करें, और गलतियों का जो परिमार्जन होता है उसे अगर आप सामना करते हैं तो निश्चित तौर पर कोई भी व्यक्ति आपसे ब्लैकमेलिंग नहीं करेगा। आज देश में जिस तरह से आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे, हत्या हो रही है, तो निश्चित तौर पर एक काफी गंभीर विषय है। आपको ताज्जुब होगा कि महाराष्ट्र आज की तारीख में सबसे ज्यादा हत्याओं के मामले में अग्रसर है। उसके बाद हमलों में भी महाराष्ट्र का नंबर आता है, उसके बाद गुजरात का नंबर आता है। कहीं ना कहीं सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए। मेरा मानना है कि अगर किसी ने भी आरटीआई डाली तो सरकार को सूचना के अधिकार की धारा 4 के तहत सभी एप्लीकेशन को, सभी उसके जवाब को ऑनलाइन करना चाहिए। अगर आपने ऑनलाइन कर दिया तो ब्लैकमेलिंग कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये जानकारी सबको मालूम होगी। अगर कोई ब्लैकमेलिंग नहीं करता है, कोई उसे एक्सपोज करता है, अगर किसी बिल्डर ने या किसी व्यक्ति ने उस आरटीआई कार्यकर्ता को मारने की कोशिश की तो वो भी उसमें फंस सकता है। तो मेरा मानना है कि सरकार को सभी चीजों को ऑनलाइन करना चाहिए। किसी ने भी एप्लीकेशन किया, उसके एप्लीकेशन की कॉपी, उसका जवाब और उस पर हुई एक्शन तो सरकार ऑनलाइन करती है, तो कभी भी और कहीं भी इस तरह की ब्लैकमेलिंग नहीं होगी, ना कोई आरोप लगाएगा। और सूचना के अधिकार के तहत तो सूचना मांगने वाले की संख्या भी बढ़ेगी। और आपने लगातार इस तरह की ऑनलाइन की प्रक्रिया का अवलंब किया तो आने वाले दिनों में सभी सूचनाओं मांगने की जो बड़ी संख्या है उसमें कमी भी आएगी। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप सभी जानकारी को ऑनलाइन कर दे, मतलब किस सड़क का काम शुरू हो चुका है, किस कॉन्ट्रैक्टर को दिया है, कौन सा अधिकारी उसकी निगरानी कर रहा है, कितने पैसे खर्च हो रहे हैं और ये काम कब खत्म होगा, अगर आपने जानकारी ऑनलाइन की, इसी तरह हर प्रोजेक्ट को आपने ऑनलाइन किया
तो कोई भी आरटीआई नहीं मांगेगा। आज एमएमआरडी में 50% आरटीआई में गिरावट आई है। सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने की वजह से मंत्रालय में भी कमी आई है, केंद्र सरकार ने भी ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने की वजह से कई जगहों पर संख्या कम हुई है। तो मेरा मानना है कि आरटीआई की धारा 4 का अगर अनुपालन सभी केंद्र और राज्य की सरकार उसके सार्वजनिक प्राधिकरण करते हैं तो आरटीआई में कमी आएगी। और आप खुद होकर अगर लोगों को आमंत्रित करेंगे, आइए और जानकारी को देखिए, उसको साझा कीजिए, तो निश्चित तौर पर ब्लैकमेलिंग का जो आरोप हो रहा है उससे आपको छुटकारा मिलेगा, सभी को जानकारी मिलेगी और इस देश में आरटीआई से जो नई क्रांति आई है उसका हम लोग और बुलंद करने में एक दूसरे को मदद कर सकेंगे। अनिल भाई, एक बार आखिरी सवाल रह गया है, मुझे याद है कि अगर कोई अधिकारी सूचना समय पर नहीं दे पाता है, बार बार एप्लीकेशन करने के बाद भी, तो ऐसा कोई प्रावधान है कि अधिकारी को कार्रवाई हो? देखिए कि आरटीआई के तहत जो नियम बनाया है, 30 दिन के भीतर अगर आपको जानकारी नहीं मिलती है या गलत जानकारी दी या जानकारी देने से टाल मटोल किया तो आपको फर्स्ट अपील करनी पड़ती है। लेकिन दुर्भाग्य से जब कानून बनाया गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती है कि हमने इस कानून को लाया, लेकिन उस कानून में उन्होंने प्रावधान ही नहीं किया कि फर्स्ट अपील ऑफिसर वो जन सूचना अधिकारी को जुर्माना लगा सकता है। तो जब उसको सूचना नहीं मिलती है तो फर्स्ट अपील करता है, उसमें काफी लंबा समय चला जाता है। सेकेंड अपील में आप उसकी दरख्वास्त कर सकते हो कि हमें जानकारी नहीं मिली, तो उसमें काफी परसेंटेज लो है, उसे जुर्माना होता है प्रतिदिन 250 रुपए से लेकर अधिकतम 25,000 रुपए का जुर्माना उसे अधिकारी को हो सकता है। सेकेंड चीज, अगर बार बार उस अधिकारी इस तरह की हरकत करता है तो उसका जो सीआर होता है उस पर भी उसकी नोंद हो सकती है कि आदमी जानबूझकर जानकारी नहीं देता है, तो उसको डिमोशन भी हो सकता है। और जो सूचना आयुक्त होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं तो एक जज का भी अधिकार है, वो कभी भी किसी भी अधिकारी को अपने सामने समन्स देकर भी बुला सकते हैं, उससे किसी भी डॉक्यूमेंट को लेकर लाने का आदेश दे सकते हैं। और समय होने पर अगर उसे लगा कि जानबूझकर जन सूचना अधिकारी बदमाशी कर रहा है, जानकारी नहीं दे रहा है या सूचना अधिकार कानून का उल्लंघन कर रहा है, तो उसके सुपीरियर को पत्र लिखकर उसकी जानकारी देकर उसे सिविल सर्विस प्रोसीजर के अनुसार उस पर कार्रवाई भी करने के लिए सूचना आयुक्त उस डिपार्टमेंट को बाध्य कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भाई, आपने पूरे चारों एपिसोड में आपने विस्तृत जानकारी दी। मुझे पूरा विश्वास है कि दर्शक आरटीआई की इस महत्व को, इसकी ताकत को समझ गए होंगे। धन्यवाद अनिल भाई। धन्यवाद। ये थे अनिल गंगली जी, जिन्होंने काफी वक्त हमें दिया और जाहिर तौर पर मकसद हमारा यही था कि जैसे हमारे न्यूज का नाम ही है JMA, जन माहितीचा अधिकार, कहीं ना कहीं हम जो न्यूज हमारा बना है ये आप लोगों को कानून की या आप लोगों से जुड़ी जो भी सारी ऐसी जो चीजें हैं जो आप अच्छी तरह समझ नहीं पाते हैं, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपको इस तरह के प्रोग्राम को बार बार लाते रहेंगे। मेरी एक विनती है दोस्तों, अगर आपको एक कार्यक्रम पसंद आया या अनिल भाई से अगर आप कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं अनिल गंगली जी से, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना सब्जेक्ट लिखें कि आप जानना चाहते हैं और अपना नंबर डायल करें। मैं एक वादा लेता हूं आपके सामने कि अनिल जी आपके नंबर पे आप इस विषयों को निराकरण करेंगे। निश्चित तौर पर जो भी इस तरह की जानकारी इच्छुक रखता है उसे पता नहीं कि कहाँ पर हमको एप्लीकेशन करना है, आप इनबॉक्स में कीजिए, हम उसी इनबॉक्स में आपको रिप्लाई देंगे ताकि आपका काम सरल हो। तो दोस्तों, हमारे और हमारी पूरी टीम का हौसला अफजाई करने के लिए इस न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ऐसा करने साथियों क्या होता है दर्शकों, पैसा तो इतना खर्च नहीं होता है, लेकिन हमारा और हमारी पूरी टीम का हौसला बुलंद होता है ताकि और भी आने वाले दिनों के अंदर और भी ऐसे कार्यक्रम को हम बड़ी ताकत से, बड़ी ईमानदारी से अब तक ला सकें। अब हमारा ये जन माहिती का अधिकार का प्रोग्राम आज हमारा ये समाप्त होता है, लेकिन बाकी खबरों के लिए देखते रहिए JMA न्यूज और अन्य विषयों पर जानकारी के लिए जो भी जानकारी होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा, देखते रहिए JMA न्यूज। बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा आणि सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पहा तुमच्या मोबाईलवर।